नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने शनिवार को गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस भवन को बनाने के लिए जमीन को खरीदा है, जबकि पिछली सरकार ने एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर हज हाउस का निर्माण करवाया था। यहाँ पर हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे शहतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था। और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। नए साल से पहले योगी सरकार का कैलाश मानसरोवर यात्रियों को ये बड़ा तोहफा है। 3 साल में ये गिफ्ट पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद योगी सरकार ने कैलाश यात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था और अब 100 कमरों वाला भवन यात्रियों के लिए तैयार हो गया है। 70 करोड़ की लागत से तैयार ये भवन कैसा दिखता है, आइए आपको दिखाते हैं। कैलाश यात्रियों को योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट। मथुरापुरम में रहती हूँ तो मुझे तो बहुत ही खुशी, आज चारों तरफ एक त्योहार का माहौल दिख रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को लंबे वक्त से इसी भवन का इंतजार था। योगी सरकार ने 70 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस भवन का निर्माण करवाया और यात्रियों को नए साल से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका कि 2 साल में बनकर ये तैयार हुआ है। तकरीबन 70 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। हज हाउस की तर्ज पर इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में करीब 9000 वर्ग मीटर भूमि पर इस शानदार भवन को बनाया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे शहतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए। कैलाश मानसरोवर भवन में 100 कमरे हैं, जिसमें 300 लोग आसानी से ठहर सकते हैं। भवन में कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था। और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन
उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं। और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। इस भवन के निर्माण से पहले सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को एक और तोहफा दिया था। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अगर मानसरोवर जाना चाहता है तो यूपी सरकार उसकी सहायता करेगी। यूपी सरकार कई तरीके से यात्रियों को मदद कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुरादाबाद का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक भी की और विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। सीएम के साथ इस बैठक में स्थानीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य और जिले के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीएम योगी ने कोरोना के हालात पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास को लेकर शुरू हुए उस वेबिनार का भी औपचारिक समापन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने गोरखपुर से की थी। वेबिनार के जरिए मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की, जिसमें प्रदेश के हर क्षेत्र को विकास से जोड़ने परियोजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से जो मंथन चला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ये मंथन वास्तव में उन सभी मुद्दों को लेकर के चला है, लेकिन हमें स्थानीय स्तर पर, जो मेरा पहला भी कहना रहा है, इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा। स्थानीय संस्थाओं को इसके साथ जुड़ करके करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ का भी दौरा करेंगे। मेरठ में सीएम योगी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही कृषि विश्वविद्यालय में एक हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करना है। सीएम योगी किसानों से संवाद भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। सीएम योगी बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। शनिवार को किसानों ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद किसानों ने नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को खाली कर दिया और किसानों ने चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया है। बॉर्डर पर जहां पर आप देख सकते हैं कि चिल्ला बॉर्डर पुलिस ने खुलवा दिया है। किसानों से ये जो धरना स्थल था इसको खाली करवाया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने आपको पहले ही बताया था कि ये धरना स्थल कुछ देर में खाली करवा दिया जाएगा। किसानों ने ये जो धरना स्थल है इसको पूरी तरीके से खाली कर दिया है। लोगों की दिक्कतें ना हो उसके चलते ये जो चिल्ला बॉर्डर वाला जो था, जहां पर किसान पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है और पुलिस की अगुवाई में ये जो बॉर्डर है इसको पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है। बात करते हैं, सर ये बताइए बॉर्डर खाली करवा दिया आप लोगों ने? अभी इन्होंने आज बातचीत हुई थी तो उससे सहमति इन्होंने जाहिर किया था और इन्होंने कुछ पार्ट इन्होंने खोला हुआ, कुछ पार्ट में इनकी रामायण पूजा चल रही है तो 24 आवर्स होने के बाद वो भी इन्होंने तो जब खाली रामायण पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसको भी खोल दिया जाएगा? जी जी जी, उसके बाद भी वो सब पार्ट हटाया जाएगा। बट अभी इन्होंने ये पार्ट हटाया है जहाँ पे रामायण नहीं चल रहा है, वो पार्ट 1 रो 2 रो हमारे इनके खुल गए हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की आज बैठक हुई थी राजनाथ सिंह जी के बाद, उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको खोल दिया जाएगा? ऐसा है, हमने एक मिनट ऐसा है, हमने ये जो खोला है रास्ता आम जनता की परेशानी को देखते हुए खोला है और माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, उन्होंने जो भी बात हुई है उनकी, वो कल हम अपनी पंचायत जी से बैठक भी हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी मुलाकात हुई थी माननीय राष्ट्रीय राजनाथ सिंह जी से और हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है। उन्होंने हमारी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है, तो उनके आश्वासन पे हमने फिलहाल ये रास्ता खोल दिया है।
उधर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे पीलीभीत के किसानों के जत्थे को पुलिस ने पूरनपुर के पास रोक लिया। किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच इसे लेकर बहस भी हो गई, लेकिन किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा भी आ गए और आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। किसी तरीके से हालात को काबू में किया गया। सर, हमारे किसान जो कुंडली बॉर्डर पे और ये बाकी गाजीपुर में गाजियाबाद वाले बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं, जो 3 बिल जो किसान सरकार द्वारा जो काले कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्टिंग के लिए किसान शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पे पहले जरा रोका गया, जबकि उसके बाद फिर यहाँ पे गजरौला रोका गया। यहाँ के जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, जो किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। किसान शांतिपूर्वक तरीके से अगर जा रहे हो तो इन्हें जाने देना चाहिए। ये तो सीधे तानाशाही हो गई, हिटलरशाही हो गई। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के मुद्दों पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि किसान गुमराह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कानून का किसान विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो उन्हीं के हित में बनाया गया है। Because they are saying ये काला कानून है। Is rollback an option? But Maria, where is MSP linked to this whole debate? The 3 laws have nothing to do with MSP. First, let that be clear. MSP continues, in fact continues better with Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक नई सौगात मिलने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली और धर्मनगरी काशी को हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन की जल्द ही सौगात मिलने वाली है। इसके लिए दिल्ली से वाराणसी के बीच आज से सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा। इस कॉरिडोर से यूपी के कई धार्मिक शहरों को भी जोड़े जाने की योजना है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और सौगात सरकार देने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार देश की राजधानी को काशी से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान तैयार कर रही है। ये सौगात काशी वासियों को जल्द मिल सकती है। इसके लिए 13 दिसंबर से सर्वे का काम शुरू होगा। खबर है कि इस कॉरिडोर के जरिए मोदी सरकार धार्मिक शहरों को जोड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें कान्हा की नगरी मथुरा, रामनगरी अयोध्या, तीर्थराज प्रयाग और धर्मनगरी काशी को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा जाएगा। अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये 2 प्रमुख शहर जरूर उससे जुड़ रहे हैं, देश की राजधानी और वाराणसी, प्लस 800 किलोमीटर का कॉरिडोर है। और जो बीच में महत्वपूर्ण शहर आएंगे, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, इनकी भी आसपास में कहीं कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इतने कम समय में उनकी दूरी तय हो जाएगी और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन दूरी में जो फ्लाइट नहीं चलती है, लेकिन दोनों जगह हवाई अड्डे हैं, तो दोनों जगह का डेवलपमेंट इतना तेज होगा कि मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं कि जहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे वहीं पर्यटन बढ़ेगा, वहीं हर एक चीज़ में बढ़ोतरी आएगी। दिल्ली से वाराणसी की दूरी लगभग 865 किलोमीटर है, जिसका सर्वे कर 12 हफ्ते के अंदर सबमिट करना होगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलती है, जिसकी स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो करीब 8 घंटे का समय लेती है। लेकिन अब इस दूरी को पाटने के लिए केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन के लिए नया कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार कर रही है, जिसमें कानपुर और यूपी की राजधानी लखनऊ को भी जोड़ा जा सकता है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है और साथ ही इसके रखने के उपाय भी किए जा रहे हैं। इस वैक्सीन को कई जिलों में रखा जाएगा और इसमें कानपुर भी शामिल है। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इसको सुरक्षित रखने की तैयारियां अब जोरों पर हैं। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर यूपी में तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में वैक्सीन को रखने के लिए डीप फ्रीजर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वैक्सीन के ट्रायल जहां एक और कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पूरा हो चुका है, तो वहीं वैक्सीन आने का सिर्फ अब मेडिकल कॉलेज को इंतजार है। यहाँ डीप फ्रीजर्स, फ्रीजर्स और पीएल्स सारे तैयार हैं। कानपुर में भी कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। कानपुर में वैक्सीन रखने के लिए जीएसवी कॉलेज को चुना गया है। यहां पर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया और ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद ही वैक्सीन आ जाएगी। हालांकि अभी भारत सरकार ने देश में किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और हमारी जो टीम लगी हुई है ये ट्रायल वाली और वैक्सीनेशन के लिए, वो पूरी तरह तैयार है। हमें जो लोकल लेवल पर तैयारी करनी थी, फ्रीजर वगैरह, डीप फ्रीजर और मॉनिटरिंग के लिए, उस तरीके में पूरी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। यूपी सरकार ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की नज़रबंदी को खारिज कर उन्हें जमानत दे दी थी और उन्हें हाल ही में जेल से रिहा किया गया है। अब यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
पीएफआई के महासचिव रूफ शरीफ को ईडी ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से पकड़ लिया है। उस समय वो भारत से भागने की फिराक में था। रूफ शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई के महासचिव को हिरासत में लिया है। इसका नाम रऊफ शरीफ है। रऊफ शरीफ को ईडी की टीम ने केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से पकड़ा है। रऊफ शरीफ भारत से भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो देश से बाहर भाग पाता, उसे एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। रऊफ शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वांटेड था। इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले दर्ज हैं। ईडी की माने तो रऊफ के खाते में कतर और ओमान से 2 करोड़ रुपए आए हैं। ये रुपए किसने और क्यों भेजे, इसकी जांच के लिए ईडी ने उसे समन भी किया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। लेकिन ईडी की सतर्कता के चलते आज उसे केरल के त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कई और अहम राज खुलेंगे, जिसके जरिए चाहे हाथरस मामला हो या फिर किस तरह से फंडिंग खाड़ी देशों से की जा रही है, उससे जुड़े तमाम जो सवाल अब तक शेष थे उनका भी जवाब मिल जाएगा। हाथरस के बुल्ढाना कांड में भी पीएफआई का हाथ सामने आया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने भी पीएफआई के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीएफआई पर आरोप लगा था कि उसने हाथरस कांड की आड़ में यूपी में हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। पीएफआई का नाम सबसे पहले तब सामने आया था जब उसने सीएए की आड़ में यूपी में हिंसा फैलाई थी। उस वक्त भी ऐसे आरोप लगे थे कि पीएफआई से जुड़े लोग प्री प्लान तरीके से यूपी में हिंसा फैला रहे हैं। और एक बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट हुई है। पेट्रोल पंप पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया गया है। लूट के बाद सीसीटीवी भी ले गए हैं बदमाश। भोगईचा इलाके में स्थित है पेट्रोल पंप, जिस पर लूटपाट की गई है। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? जी आशीष, निश्चित तौर पे आजमगढ़ जिले में पिछले एक सप्ताह में ताबड़तोड़ आधा दर्जन से अधिक लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। कल देर रात भी एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल पंप पर बैठा हुआ था। तभी बाइक सवार बदमाश वहां पर धावा बोलते हैं और असलहे के बल पर 1,20,000 की लूट करते हैं और वहां से ताबड़तोड़ दहशत फैलाते हैं। उसके बाद वहां पर सीसीटीवी फुटेज के जो भी सिस्टम होते हैं उसको उठाकर लेकर चले जाते हैं। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लग गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लगातार एक के बाद एक आजमगढ़ जिले में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और लगातार बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रही है और पुलिस बदमाशों को धरपकड़ में पूरी तरीके से नाकाम दिखाई रही है और बदमाशों के हौसले आजमगढ़ जिले में पूरी तरीके से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुँचाने के लिए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।